Everyone, am I audible and visible? Am I audible and visible? हेलो, एक बार आप लोगों के कमेंट आ जाएं। Am I audible and visible, guys? ओके, गुड। ओके सर, हाँ जी। तो जैसा कि आप लोगों को आज दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हम लोग मीडिया लॉ से संबंधित कुछ बातें सीखेंगे, और जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या मैं ऑडिबल हूँ? यस या नो सर? ओके, हेलो, ओके जी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं? तो इसको देखिए सर, मीडिया लॉ, ये हमारा जो यूनिट नंबर 6 है ना, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे चलेंगे क्या क्या पढ़ना है आज हमें। तो गाइस, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, कुछ तो हिस्टोरिकल फैक्चुअल डेटा, है ना? कैसे? जैसे कि कुछ मसाले कह लें, और इसके अलावा करंट अफेयर्स जनरली। करंट अफेयर्स क्या सर? करंट अफेयर्स से आप देखेंगे जैसे कि लॉ ऑफ डेफामेशन, यहाँ पे लॉ ऑफ डेफामेशन, इससे कोई करंट अफेयर हो सकता है, वहां से आ सकता है। या फिर लॉ ऑफ प्राइवेसी, जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप और ये जो फेसबुक वाला किस्सा था, केस था, या फिर पैगसस वाला इशू था। उस इशू के अलावा आप देखेंगे कि जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना? आप प्रशांत भूषण वाला केस आपने देखा होगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और खासकर करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं लॉ वाले यूनिट में, या तो करंट अफेयर्स या फिर हिस्ट्री। सर ऐसा है क्या? बिल्कुल। तो फिलहाल हम लोग आज हिस्ट्री वाले पार्ट पे कुछ डिस्कस करेंगे, और कुछ कंसेप्चुअल बातें भी पढ़ेंगे कि क्या होती हैं, खासकर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना? जी सर। तो क्या है, लॉ, मीडिया लॉ की बात करते हैं, और मीडिया लॉ में हमें मेनली क्या पढ़ना होता है गाइस? हमें पढ़ना होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इंटरनल पार्ट जो होता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना सर? हाँ या ना, बताइए। आप लोग कमेंट कर रहे हैं क्या? फ्रीडम ऑफ प्रेस, जी सर, प्रशांत भूषण का केस, बिल्कुल। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, वो हमें मेनली पढ़ना होता है। एवरीथिंग सर, अभी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं क्या? क्या क्या बेनिफिट मिलेगा प्लस टेल में? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि सर, जैसे ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना अनअकैडमी पर, तो आपको तो एक अरेंज्ड वे में पूरे क्लासेस मिल जाएंगे। यूनिट 1 से लेके 10 तक के पूरे सिलेबस कवर किए जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा और क्या हो सकता है सर? इसके अलावा PYQ, है ना? डाउट क्लियरिंग सेशन, आपके मन में जो भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, तो पर्सनलाइज्ड जो है आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। एवरी फोर्थ क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, तो आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी भी समय है, आप जरूर ले सकते हैं, है ना? अभी आप ले सकते हैं। और हाँ, लेने के बाद आपको ये करना है बस इतना, कि आप डिवोट होके पूरे तरीके से प्रिपरेशन करना है।
स्टडी मटेरियल मिलेगा सर, बिल्कुल पीडीएफ है वहाँ पे, हर एक क्लासेस के पीडीएफ आपको डाउनलोड मिल जाते हैं और डाउनलोड करके उसको पढ़ सकती हैं आप। और वीडियो रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, वीडियो भी देख लीजिएगा और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग। हाँ, बस ये है कि जब भी आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले तो SATYAMS सत्यम यस कोड इम्पोज करिएगा, आपको 10% इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा। सर कहाँ पे कोड इम्पोज करना है, जहां पर रेफरल कोड लिखा होगा ना, रेफरल कोड जहां पे लिखा होगा यहाँ पे, वहां पे आप ये कोड इम्पोज करिएगा, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमें पढ़ना है सर मीडिया लॉ। मीडिया लॉ में फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में हमें मेनली पढ़ना है। तो सर इसमें हम देखते हैं कि जब प्रेस की, मीडिया की फ्रीडम की बात करते हैं ना, तो शुरुआत इसकी कहाँ से होती है। शुरुआत जो माना जाता है वो 1215 ईस्वी से माना जाता है, मैग्ना कार्टा, जिसको कि हम, ये कहाँ का था सर, ये ग्रेट चार्टर्ड ऑफ फ्रीडम, जो कि मिडाइवल लैटिन पीरियड में, इसमें मिडाइवल पीरियड में आपको देखने को मिलता है। और ब्रिटेन में सर, कहाँ पे, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने लोगों को अलाउ करते हैं, मतलब लोगों को कुछ फ्रीडम दिया जाता है ताकि वो जो है अपनी बात कह सकें पब्लिक में, है ना। उसके बाद ये एक और बहुत फेमस कंट्रोवर्शियल पैम्पलेट पब्लिश किया गया था बाय जॉन मिल्टन इन 1644, है ना सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग, कब, 1644 सर। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं काइंडली भी। 1644 में, तो वो इट आर्ग्यूज अगेंस्ट द सेंसरशिप ऑफ बुक्स। उस समय, उस जमाने में हुआ क्या करता था कि जो भी किंग हुआ करते थे ना, वहां पे जब भी कोई राइटर बुक पब्लिश करेगा तो पहले उसको राज दरबार से अपना अनुमति लेना पड़ेगा कि मैं इस बुक में ये सारी बातें लिखा हूं और आप पहले इसको सहमति दे दीजिए, अपना सिग्नेचर कर दीजिए, फिर मैं इसको पब्लिश कर सकूं पब्लिक में। तो ये जो बातें थी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बिना हमारे लाइफ का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जब आपके मन में जो बातें हैं और बोल भी नहीं पाए तो फिर क्या मतलब है सर, है ना। वीडियो क्लियर नहीं है, आप 3 डॉट पे क्लिक करके अपना रेजोल्यूशन जो है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो शायद क्लियर हो जाएगा, है ना। जी सर, आगे बढ़िए। तो ये लाइसेंसिंग एक्ट एक और है जो कि 1337 का, लेकिन ये एक्ट कहाँ का है, ये भी सर यूनाइटेड किंगडम का एक्ट है। और लाइसेंस कहाँ पे देना होता था, जब भी कोई बुक पब्लिश होना होता था या फिर कोई न्यूज प्रिंट पब्लिश होता था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता था, है ना। इसको आप बिल्कुल वैसे ही समझ सकती हैं, आप सभी लोग समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे देश में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था सर, आया ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सर आप लोग ईयर बताएंगे क्या उसका, आप सभी लोग जानते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं। जी सर, सर 1878, बिल्डन, बहुत अच्छा शिल्पी जी, है ना सर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो 1878 में क्या एक था, उसमें यही था कि जब भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में कोई भी आपको पब्लिश करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, कुछ ऐसा ही था लाइसेंसिंग एक्ट। कब का, 1737। ये क्या पढ़ रहे हैं हम सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर ना जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, कहाँ कब आजादी दी गई है और कब रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, बस यही हमें पढ़ना है। क्या इंडिया में भी यही पढ़ना है, बिल्कुल इंडिया में भी यही पढ़ना है सर। याद करिए, आर्टिकल 19(1)(a) है ना, सब क्लॉज ए, सर ये किसकी बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। और आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। तो बस हमें मीडिया लॉ में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना होता है, एक तरफ तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस, बस इतना ही पढ़ना होता है सर। हाँ, तो देखते हैं, ये हमने देखा लाइसेंसिंग एक्ट क्या था, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए था कि रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस के लिए था, बताइए सर। लाइसेंसिंग एक्ट क्या था, रिस्ट्रिक्शन था, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन सर नेक्स्ट जो बात करते हैं ना, वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, सब कब की बात है, जब अमेरिका आजाद हो रहा है तब की बात है। ये अमेरिका में कुछ डिक्लेरेशन किया जाता है कि भाई देखो, अब ब्रिटेन की बहुत ज्यादा दास्ता, हम दास्ता सह चुके गुलामी, अब हम दास्ता नहीं सहेंगे,
हम अपना राइट्स डिक्लेयर करेंगे। और उन राइट्स में राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी बात कही गई थी, लेकिन इसको एक लीगली इन्फोर्स्ड होने में काफी समय लग गया। 1791 में लीगली इन्फोर्स हो पाया और फर्स्ट अमेंडमेंट इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये शामिल किया गया अमेरिका में, है ना, यूएसए में। तो फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था सर? 1789 में, और इसको इन्फोर्स माना जाता है 1791 से। तो बिल ऑफ राइट के नाम से इसको जानते हैं, आप लोग इसको समझते होंगे। सर आज जो हमें पढ़ना है ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ना है सर। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का क्या मतलब होता है, इसको पढ़ देते हैं। मान लीजिए मैं एक केस का हवाला दूंगा सर, हवाला रेफरेंस कौन सा सर? इंदिरा गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस, या फिर इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण का केस हमने जाना होगा, हाँ या ना? जी सर, जब इमरजेंसी हटी 76 में, है ना, तब की बात हम कर रहे हैं, उस दौर की बात कह रहे हैं सर जी। तो जो शांति भूषण माननीय उस समय के जो वकील थे, है ना, उस केस के जो वकील थे, उन्होंने ये कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में चर्चा करते समय उन्होंने कहा था कि मान लीजिए एक व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है ना, और हॉस्पिटल में क्या किया जाए, डॉक्टर उसके किडनी निकाल लें, उसकी आंखें निकाल लें, है ना, सब कुछ निकाल लें, और उसकी फैमिली को एक उसका अंगूठा दिखा दें और बोले कि ये लो, ये तुम्हारे ही घर का आदमी है, पहचान लो इसको। पहचान पाएंगे कोई? एकदम बिल्कुल ऐसा ही रेफरेंस दिया था उन्होंने सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग, हाँ या ना? मतलब ये है कि अगर हमारा ओरिजिनल पहचान ही छीन लिया जाए, जिससे हमारी पहचान बनी है ना, हमारा फेस वही छीन लिया जाए, हमारी कुछ ऐसी बातें जैसे जिससे कि हमको कोई पहचान ना पाए, तो उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। और बेसिक स्ट्रक्चर के चले जाने से आपकी पहचान नहीं रह जाती। तो इंडिया इज आइडिया, हाँ या ना सर? जानते हैं आप लोग, इंडिया इज आइडिया। तो उस आइडिया में ना बहुत सारे खासियतें हैं। खासियतें क्या है कि फ्रीडम मिलेगा लोगों को, फ्रीडम, है ना सर। फंडामेंटल राइट मिलेगा, हाँ या ना? फंडामेंटल राइट सर। इसके अलावा क्या मिलेगा सर? हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है सर। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? कोई भी सरकारें कोई भी लॉ बना दें, एवरी लॉ विल गो अंडर द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारे ऐसे कानून जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थे, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, उसको बर्खास्त नहीं किया जाता। सर याद करिए, हमारे देश में प्राइस एंड पेज शेड्यूल एक्ट बना था, याद है सर आपको? प्राइस एंड पेज शेड्यूल एक्ट कब बना था सर? ये 1956 में बना था, है ना, 1956 में। तो सर ये प्राइस एंड पेज शेड्यूल एक्ट जो बना था ना, फर्स्ट प्रेस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो अगर वो उसको जुडिशियल प्रोसेस में लेके नहीं जाते तो सर वो ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो ही नहीं पाता। तो बिल्कुल एक ऐसा है जैसे कहते हैं ना बाहुबली में, मेरा वचन ही है शासन। तो पार्लियामेंट एक बार लॉ बना देता तो उसको कभी भी हम उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाते, अमेंडमेंट नहीं कर पाते। तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एक बेहतरीन खासियत है, उसमें हम जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही खासियतें बनाती है हमारे देश को, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी एक अलग पहचान है। उन खासियतों का क्या नाम है सर? पहला, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा देश ना, हमारे देश में क्या संसद सुप्रीम है? बताइए। पार्लियामेंट सुप्रीम है? सर नहीं। क्या हमारे प्रेसिडेंट सुप्रीम है सर? क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है? सर नहीं। सुप्रीम कौन है सर? गीता सुप्रीम है क्या? नहीं सर। हमारा देश जो जिस बुक से चलता है ना, लॉ ऑफ द लैंड, वो है हमारा सुप्रीम, क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा सर। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ये पार्ट है ना। दूसरा सर, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है,
पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपर हाउस एंड लोअर हाउस है सर। मतलब अपर हाउस मतलब राज्यसभा है ना, और लोअर हाउस मतलब सर लोकसभा, बिल्कुल। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, इंडिविजुअल फ्रीडम है सर। इंडिविजुअल फ्रीडम सर, फ्रीडम की चर्चा कहाँ पे की गई है सर? आर्टिकल 12 से लेके अराउंड 35 आप देखेंगे, है ना। तो जैसे कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, सर 15, 19 हम खुद बात कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है ना। तो फ्रीडम, उसके अलावा आर्टिकल 19 की बात करते हैं सर, क्या है ये, क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये सारे फ्रीडम भी जरूरी है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है सर। इसके अलावा और क्या है सर? सेपरेशन ऑफ पावर है। तीनों सिस्टम है हमारे देश में, क्या? जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, और क्या है सर? एग्जीक्यूटिव है ना। तो जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव मिल बांट के काम करेंगे, लेकिन वो सेपरेशन है। किनका काम क्या है वो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन प्योरली अलग अलग नहीं है। कई बार एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में लोग इंटरफेयर भी करते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव इंटरफेरेंस है। जैसे कई लॉ बना देती है पार्लियामेंट, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया जाता है, मतलब उसको बोला जाता है कि नहीं भाई इसमें ठीक नहीं है, कुछ इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन पॉजिटिव सेपरेशन ऑफ, ये पॉजिटिव इंटरफेरेंस भी है यहाँ पे। इसके अलावा क्या है सर? रूल ऑफ इक्वलिटी है हमारे देश में। एवरी एवरी पर्सन, एवरी लीगल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन अंडर द आइज ऑफ लॉ, सभी लोग जो हैं वो इक्वल है सर, ये बात है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने हैं, फ्री एंड फेयर प्लस रेगुलर इलेक्शन, है ना। ऐसा नहीं कि फ्री इलेक्शन करा दें, फेयर इलेक्शन करा दें और 60 साल के बाद इलेक्शन कराएं, ऐसा नहीं है। तो सर हमारे यहाँ एवरी 5 ईयर, आफ्टर एवरी 5 ईयर इलेक्शन भी होते हैं सर। ये पढ़ना जरूरी है क्या सर? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है और हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से दो केसेज हैं, एक तो मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और केशव नंदा भारती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये हम किसी दूसरे दिन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और आधारभूत जो ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं, इसके बीच में बैलेंस रहना चाहिए, है ना। बैलेंस का मतलब है संतुलन। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट को इतनी पावर दे दिया जाए कि सरकार के सारे अधिकार ही खत्म कर दें, हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। या फिर सरकार को इतने हम जो है अधिकार दे दें कि जो चाहे वो तानाशाह बन के करे, नहीं। तो सरकार के लिए भी फंडामेंटल राइट जो है ना, वो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, है ना। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, मतलब आपको बिना बोले डिटेन नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती, है ना। कुछ एक लॉ है जिसमें ऐसी इससे से भी संबंधित एग्जम्पशन है, लेकिन हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया भी है सर, एकता और अखंडता, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। अगर ये सारी चीजें नहीं रहती हैं भारत में, तो वो फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किसी काम का नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ या ना? जी सर। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं सर। ऊपर चल के क्या? ऊपर का मतलब क्या है? कहीं दूसरी जगह तो नहीं भेज रहे हो सर? नहीं जी नहीं, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, है ना। जी सर। तो हम क्या करेंगे, आज आप लोगों का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवाता हूं, उस क्वेश्चन को करिए और फिर आंसर हम लोग करते हैं। कमेंट करिएगा सर, आंसर क्या होगा। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इवेंट्स। सर मीडिया इवेंट्स क्या है ये? देखिए, इसको मीडिया इवेंट का नाम दिया गया है। क्वेश्चन भी बड़े अलग अलग लैंग्वेज में फ्रेम होते हैं। मुझे तो थोड़ा हंसी आ रहा है, आप लोग भी हंसिए। प्रेस फ्रीडम के इवेंट को हम लोग अगर बोल दिया होता तो ज्यादा अच्छा था क्वेश्चन, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं सर डीसीबीए होगा। डीसीबीए मतलब एरियो पैगिटिका, फिर लाइसेंसिंग एक्ट, ऐसे, फिर वर्जीनिया बिल ऑफ राइट, फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वेल डन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, है ना। तो सर ऐसा क्यों? इसका ईयर बताइए मुझे फिर। हरी गो
अरियोपागिटिका का। बताइए सर, व्हाट विल बी द ईयर? 16 के बाद क्या लिखूं? 16 के बाद सर क्या लिखूं? 44 लिखना है। 1644 लिखना है सर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या लिखूं सर लाइसेंसिंग एक्ट में? सर 70 लिखूं? जी सर ठीक है, 1737 लिखना है सर, बिल्कुल ठीक है। वर्जीनिया बिल ऑफ राइट को क्या कैसे लिखूं सर? इसका ईयर 1770 के बाद सर 6 लिख देता हूँ। बहुत अच्छा, वेल डन एवरीवन, शालिनी जी, प्रीति एंड अदर्स। और फर्स्ट अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सर क्या लिखूं? सर प्रपोज किया जाता है बिल ऑफ राइट अमेंड ये, और लेकिन ये इसको इन्फोर्स किया जाता है ये सर 1789 और 1791 लिखना, लेकिन ओरिजिनल जो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है 91, 1791, ठीक है ना? जी सर बिल्कुल। तो देख रहे हैं आंसर कैसे आता है। अब नेक्स्ट बारी जो हमारे क्लास की रहेगी वो हम लोग इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे सर, ठीक है ना? हिस्ट्री। वी विल टॉक ओनली अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस एयर एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी, ठीक है ना? तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है जरूर लाइक करिएगा, है ना? और हम लोग कल सेम समय पे 5:10 पे हम लोग रोज मिलेंगे। मेरा ये कोशिश रहेगा कि जब तक एग्जाम रहेगा तब तक हम लोग मिलते रहेंगे, और जल्द ही एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, मीडिया रिसर्च वाला सीरीज, ठीक है? तो वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। मिलते हैं कल 5:10 पे, सेम समय पे आ जाइएगा और हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? If I am audible, kindly comment here guys so that I can start class. आप लोगों के कमेंट जैसे ही विजिबल हो जाएंगे आई विल स्टार्ट द क्लास गाइस। ओके ओके सर, ठीक है, गुड। तो हम लोग आज जो क्लास करने वाले हैं वो जनरली हम कुछ एडवर्टीजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो रहेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। एडवर्टीजमेंट है ना सर? हाँ, एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो सर ये क्लास किसके बारे में रहने वाला है देखते हैं। अंत चल के आपको बहुत सारे कंसेप्ट भी पता चलेंगे और कुछ गुड न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है। तो सर सबसे पहले गुड न्यूज़ तो ये है कि हम लोग आने वाले समय में अनअकैडमी पर लगभग नहीं 12 आवर्स की क्लासेज जो है बिल्कुल फ्री होने वाले हैं, है ना सर? 12 घंटे की क्लासेज बिल्कुल फ्री। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा, ऐसा ओके, ठीक है जी। तो 12 घंटे की क्लासेस फ्री कहाँ पे? अनअकैडमी पे। सर कब से स्टार्ट हो रहा है? 5 सितंबर। आपको पता है सर टीचर डे के दिन से लेके 16 सितंबर तक एवरी यूनिट विल बी टच्ड, है ना? सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उसको टच किया जाएगा और उससे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हम लोग ज़्यादा करेंगे। कुछ कंसेप्चुअल डेटा, कुछ फैक्चुअल डेटा पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड फैक्चुअल डेटा पढ़ेंगे, फिर कुछ एमसीक्यू भी करेंगे सर। तो इस तरीके से आपको एक प्रिपरेशन का नया आयाम मिलेगा। इसके अलावा यदि आप प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं प्लस सेक्शन में, सब्सक्रिप्शन में, तो सर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। 7 PM टू 8:30 PM डेली 1.5 घंटे की क्लासेज होती हैं सर। ये कोर्स ऐसा फ्रेम किया गया है कि आपका पूरा का पूरा ओरिएंटेशन जो रहेगा इस कोर्स का वो एग्जाम स्पेसिफिक विन 20 जैसे 21, मतलब आप जीत हासिल करें सर यहाँ पे नेट और जेआरएफ के लिए। लेकिन वो कैसे करेंगे? तो सर उसके लिए पूरा प्रोग्राम ये है कि यूनिट 1 से लेके 10 तक के सिलेबस प्लस पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू, मतलब एक्सक्लूसिव
जो मैं खुद बनाऊंगा वो नेट के और जेआरएफ के लेवल का होगा सर। ठीक है जी। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में लेने के लिए आपको क्या करना है, जाना है unacademy.com पर। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको सिलेक्ट करना है, चाहे तो आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं। जैसे ही आप टैब यहाँ पे ओपन करेंगे आपको पूरा फी स्ट्रक्चर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। 3 मंथ्स का 6 मंथ्स का जो भी आपके पास कंफर्टेबल हो आपके लिए वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेना तो ये एक सत्यम एस कोड इम्पोज करेंगे यहाँ पे SATYAMS, तो आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सर। इज इट विजिबल? जी बिल्कुल। तो सर आगे आज पढ़ने वाले क्या हैं, सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। ठीक है सर, स्ट्रैटेजी कैसे बताएंगे सर, बस वो ये कि आपको पढ़ना कैसे है, फिर कुछ एक कंसेप्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि सर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, थोड़ा सा कुछ बताइए। तो करना क्या है, देखिए हम लोग सोचते ज़्यादा हैं करते कम है, तो सोचना कम करके करना ज़्यादा करना है ना, मतलब करना ज़्यादा है, एक्शन ज़्यादा लेना है। कैसे करना है सर, तो आप एक तो जैसे मैंने अभी बताया 12 घंटे की स्पेशल क्लासेज जो होने वाली हैं उस क्लास को ज्वाइन करिए। अगर स्पेशल क्लास ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी कुछ अलग स्ट्रैटेजी है, आप लोगों के लिए भी जो प्लस क्लास ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए भी है। तो सर सबसे पहले हम इनके बारे में बात करेंगे। पहले आप जो है प्लान तो बनाइए, उस पर काम करना जल्दी स्टार्ट करिए। प्लान हो सकता है बहुत दिनों से हम लोग बना रहे हैं, इवेलुएट करते रहिए और इस तरीके से अपना ये करते रहिए। देखिए अब तो ये पहले की बात थी, अभी फिलहाल जो है काइंडली वेट, ये हमारे पास अब जो समय बचा है ये 30 डेज का बचा हुआ है। 1 मिनट थोड़ा सा आप ये करेंगे, वेट करेंगे। मेरे पास लग रहा है पीडीएफ जो है वो सेकेंड वन है, तो पीडीएफ मैं आपको डाउनलोड करूँ, है ना सर जी। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, ये प्रिपरेशन करना है। और प्रिपरेशन में जब आपको पता है कि 35 डेज बचे हैं, 35 डेज में आपको 30 डेज जो देना चाहिए वो प्योरली आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर देना चाहिए। ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस साथ में रिवीजन करते रहें, क्योंकि अब रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा नहीं आपको। तो सर रिवीजन कैसे करें हम, रिवीजन के लिए आपको जनरली करना यह है, सबसे पहले जो भी PYQ आपने कर रखे हैं, जिन लोगों ने प्रिपरेशन कर रखा है पहले से कुछ पढ़ रखे हो तो वो PYQ करिए। और PYQ के बाद जिस तरीके से जो कंसेप्ट आए हैं उसको PYQ के ऑप्शंस में उसको सेलेक्ट करते रहिए और उसको इंटरनेट से जाके सर्च करके पढ़ सकते हैं, या फिर हम लोग जो 12 तारीख से क्लास 5 ऑफ दिस मंथ से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसको ज्वाइन करिए। ठीक है सर, तो 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको पहले ये PDF डाउनलोड करता हूँ जी। ये वाला है सर। अब मैंने जैसे ही आपको बताया कि ये सब्सक्रिप्शन में तो स्टार्ट हो ही चुका है, इसके अलावा मैंने आपको कहा कि सर जो प्लान करना है, एक्ट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, हमें ये देखना होगा। बहुत कम दिन बच गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो सर ये नहीं करना है ना, जो हो सो देखा जाएगा, अभी मजे करो, नहीं मजे नहीं करना है, आपको काम करना है ना। काम कैसे करेंगे, काम करेंगे तो सर डर है ना अब तो, है ना, अब डर है। ये 30 डेज है अब फिलहाल सितंबर में, है ना, 5 डेज हैं अक्टूबर में। तो 5 डेज जो है उसको प्योरली आप रिवीजन के लिए रखिए, है ना। इसके लिए यहाँ पे जो 30 डेज है कंसेप्चुअल डेटा पढ़िए और कुछ फैक्चुअल डेटा पढ़िए। सर फैक्चुअल डेटा कितना आता है, अराउंड 15 to 20%। सर किस कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरे से अभी यूनिट के बारे में पूछें तो मैं कहूंगा कि यूनिट 1 और यूनिट 10, क्या इसके अलावा यूनिट 10 इसके अलावा और यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है सर, है। कौन कौन से, सर देखिए यूनिट नंबर 7, 6 मीडिया लॉ, ये पिछले बार के क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 4 और 5 जो कि एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन से है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं ज़्यादा, लेकिन मीडिया वो जो एडवर्टीजमेंट रिसर्च है ना वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ये यहाँ से ना एडवर्टीजमेंट वाले यूनिट से लगभग 15 क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है सर, है ना। एडवर्टीजमेंट वाले यूनिट से पिछली बार जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो लगभग 9 क्वेश्चन हैं और बाकी के 6 क्वेश्चन जो हैं वो रिसर्च से थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। सर दिख नहीं रहे हैं आज के क्लास में, कहाँ हो सर, क्या मैं विजिबल नहीं हूँ, मुझे लग रहा है मैं विजिबल हूँ, आप लोग बता देंगे एक बार। ठीक है सर जी। तो अब आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक रहना है,
प्लान बनाइए कितना देर तक पढ़ना है, और प्लान को ऐसे बनाइए जो अचीवेबल हो। आज तक अपने अगर आपने 8 घंटे कभी रेगुलर पढ़ा ही नहीं हो तो 8 घंटे का प्लान बनाएंगे ना, जाहिर सी बात है आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो फॉलो नहीं होगा। जब दुखी हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो हो जाता है। नहीं, छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उस पर उसको पूरा करिए तो खुश होइए आपके, क्योंकि आपके लिए खुश होने दूसरा कोई नहीं आएगा सर। तो अभी तो डर लग रहा है सर, हम क्या करें? सर डर का मुख्य कारण ढूंढना पड़ेगा। डर वाजिब होता है, डर का एग्जिस्टेंस होता है, इस बात को समझिए। जब आप मानेंगे ही नहीं कि समस्या है तो समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो जब आप प्लान बना लिए तो एक्शन स्टार्ट करिए, है ना, उस पर काम करना स्टार्ट करिए। डर ऑटोमेटिक जो है ना वो रफू चक्कर हो जाएगा सर। ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर? टेस्टेड एंड सेटिस्फाइड फॉर्मूला है। कैसे सर? टाइम को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, जस्ट डू इट। बहुत ज़्यादा सोच लिया, समय जो है ना वो रेत की तरह निकलता है सर। बिल्कुल ऐसा है क्या? बिल्कुल है सर। आप लोगों को नहीं लगता? बताइए हाँ या ना। कुछ और चीज़ें भी आपको करनी है सर। ये डिस्ट्रैक्शन है ना, ये नोटिफिकेशन ना कुछ समय के लिए ऑफ कर दीजिए। सर मैं ना कलर ही चेंज कर देता हूँ, कलर से भी परसेप्शन चेंज होता है जी। डिस्ट्रैक्शन, अच्छा डिजर्टेशन का काम चालू है? पता ही नहीं चल पाया कुछ दिनों से। सब चलेगा सर पता। तो ये जो नोटिफिकेशन है ना आप ऑफ करिए। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मिस हो, लेकिन वो मिस होंगी जो आपको काम की ना हो। प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इंस्टाग्राम पे मतलब फोटो क्लिक करते रहेंगे, सेल्फी लेते रहेंगे फिल्टर लगा के सर, नहीं ये नहीं करना है। शेयर करने में समय व्यर्थ लोगों से, मतलब ऐसे लोगों से बात करने में व्यर्थ ना गंवाएं जो अभी फिलहाल बहुत ज़रूरी नहीं है। प्रायोरिटी सेट करना है। शेयर और ये फॉरवर्ड करने में समय बहुत व्यर्थ आप ना गंवाएं। सर सोशल मीडिया से दूरी जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करेंगे तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे? ऐसा है क्या सर? बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल जो सोशल मीडिया ना हमारे जो कॉग्निशन है इसको ट्रैप कर रहा है सर। मेष जाल में फंसा रहा है इसको। ऐसे क्यों? ऐसे कह सकते हैं क्या? हाँ, बहुत सारी मीडिया रिसर्चेज का ये ये रिजल्ट है कि ऐसा ही हो रहा है सर। अब वादा आपने प्लान बना लिया तो निभाइए उसको, सिर्फ प्लान बना के मत रखिए। अब प्लान एक दिन में बनाया, उसको पूरा कर रहे हैं तो रिवॉर्ड दीजिए, नहीं तो पनिशमेंट दीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िए उस दिन। ऐसे सर ये ऐसा नहीं लगता कि आइडियोलॉजिकल बात है? नहीं सर, हमेशा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए कौन करेगा? भावुक मत होना है सर, भावुक नहीं होना है। जी सर, हम भावुक नहीं होते, लेकिन हमारे आपके लिए आप ही करेंगे, कोई नहीं कर पाएगा सर। तो मैं क्या कर पाऊंगा आपके लिए? थोड़ा सा डायरेक्शन और थोड़ी सी स्टडी मटेरियल, मतलब कंटेंट। ठीक है, बस मैं यही आपके लिए करूंगा सर। ये एनफ है, ये कम नहीं होता सर। जब आप यूट्यूब पे मिलते हो तो लगता है अब सही गुरु मिल गए, अब जारिब होने का सही। और अच्छा अच्छा ऐसा, बिल्कुल। तो आप जो है ना अनअकैडमी वाले वो स्पेशल क्लासेस का भी बिल्कुल जो भी है फ़ायदा उठाइए, और पॉसिबल है तो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन। सर यहाँ देखते हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को जरूर हल करना है सर। PYQ जरूर करिए। इन दिनों आपकी जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आते हैं 20 दिन तक उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, बाद में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है सर। स्पीड तो मैटर करता ही है, लेकिन डायरेक्शन से ज़्यादा नहीं। तो डायरेक्शन कौन बताएगा सर? मैं आप लोगों के साथ हूँ। इन अराउंड 30 डेज में मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ हूँ, हमेशा। हमेशा इन द सेंस डेली आपको लगभग 1 या 1.5 घंटे की क्लासेज आपको मिलेंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मदद करने वाली हैं बहुत। क्यों मदद करने वाली है सर? जहाँ पे 10 मिनट की वीडियो देखने के, 10 मिनट की वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब पे आते हैं और वहाँ भी क्वालिटीफुल वीडियो नहीं मिल पाता है, तो लगता है कि कोई डिसीव कर गया है सर हमें। लेकिन आपके साथ क्या है, यहाँ पे भी ऐसे होता है? मुझे लगता है ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो आप ज़रूर कनेक्टेड रहिए, पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करिए, है ना। रीड क्वेश्चन केयरफुली। सर ये कहाँ के लिए, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? मैं आज ही बता देता हूँ। जब भी आप PYQ कर रहे होंगे ना, तो PYQ का ना आप क्या करिए, बांट बांट के पढ़िए, तोड़ तोड़ के पढ़िए। तो सर हमारा ब्रेन जो है ना वो टुकड़ों टुकड़ों में बहुत आसानी से समझ पाता है। सर क्या बताना है अपूर्वा जी? अपूर्वा जी कह रही हैं तो आपका क्वेश्चन ये है कि सर जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब आप PYQ कैसे सॉल्व करते थे, पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों को बताइए। सर आपको पता है कि देखिए मैंने पेपर 1 जो है ना मैं खुद अनअकैडमी पे पढ़ा हूँ सर। ठीक है सर, मैं खुद पेपर 1 अनअकैडमी पे पढ़ा हूँ, तो अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट आते रहते हैं, मैं तो वहाँ से कर लेता था। अभी अगर आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं तो
बहुत सारे आपको जो है फ्री में भी बहुत सारे एजुकेटर ट्विटर जो हैं वो कराते हैं, आप वहाँ से एमसीक्यू करिए, गूगल पे जाइए, एनटीए नेट का खुद का साइट है, वेबसाइट है, वहाँ पे से आप कर सकते हैं मॉक टेस्ट। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 के लिए मैं खुद आपको मॉक टेस्ट करवाते रहता हूँ, तो आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करिए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। टाइम कैसे मैनेज करना है सर? 3:2 की रेशियो में आप मैनेज करिए। 2 पेपर 1 को दीजिए, अगर 5 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में तो 3 घंटे पेपर 2 को, और ये जो है पेपर 1 को दीजिए। तो लेकिन 5 घंटे से क्या काम चल जाएगा? टारगेट जेआरएफ है तो सर मैं कहूँगा कि नहीं चलेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये टोटली डिपेंड्स अपन यू। कई लोग ऐसे होते हैं जो शार्प माइंड के काम उतने में भी चल जाता है। सर आज की बारी, आज की बारी क्या है? ये वाला। सर ये क्या है, थोड़ा बताइए। सर ये जो है ना, मैं स्ट्रेटेजी के बारे में तो आप लोगों को बता रहा था, लेकिन मैंने सोचा कुछ क्यों ना कुछ मीठा हो जाए सर। मीठा मतलब कॉग्निटिव सर यहाँ पे, ठीक है। कॉग्निटिव कैसा? नॉलेज, ऑपरेशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एडा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इनोवेशन एडॉप्टेशन मॉडल है सर, डिफ्यूजन नहीं, ठीक है। और ये है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सर मॉडल का स्पेलिंग जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हमें करना क्या है? जी सर, हाँ मॉडल्स हैं बिल्कुल, ये सारे के सारे एडवर्टाइजिंग के मॉडल हैं सर। कुछ और भी एडवर्टाइजिंग के मॉडल है, लेकिन पहले यहीं पे फोकस करते हैं, है ना। फोकस क्या करना है सर? पहला ऑपरेशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हम जो जो ओ ब्रायन ने दिया था सर, ओ ब्रायन, है ना। कॉग्निटिव स्टेज, अफेक्टिव स्टेज एंड बिहेवियरल स्टेज। एडवर्टीजमेंट करते क्या है, या फिर एक पर्टिकुलर आपको जो टारगेट ऑडियंस है, पोटेंशियल कस्टमर है, संभावित ग्राहक है, उसको कैसे परसुएट करेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे। तो उसके लिए ना सर आप सबसे पहले उसको अवेयर कराएंगे प्रोडक्ट से, आपके अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट होंगे। फिर उसको इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए ठीक है या नहीं है। फिर उसके एक्शन में, बिहेवियर में चेंज होगा। तो सर ये तो ऑपरेशनल और बेसिक मॉडल यही है एडवर्टीजमेंट का। अब जितने भी बातें करेंगे ना ये सारे मॉडल लगभग इसी पे ओरिएंटेड होंगे, जैसे अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। सर हु गिव दिस मॉडल? सर ये सेंट एल्मो लुइस ने दिया था सर, हाँ या ना? सेंट एल्मो लुइस। सर ईयर भी आप लोग समझ जाइएगा, यही 1898 में। हाँ या ना? एम आई ऑडिबल? जी सर। तो इस मॉडल की खासियत क्या है कि सर इसको एक्रोनिम से याद कर सकते हैं, और ऑडियंस को जब भी परसुएट करना होगा तो इसी तरीके से ऑडियंस परसुएट होता है। यही प्रोसेस है परसुएशन का। एक पहले स्टेज में अटेंटिव करेंगे, उसको इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, फिर डिजायर या कन्विक्शन उसके मन में उत्पन्न होगा, फिर वो एक्शन परफॉर्म करेगा, यानी ट्रायल करेगा या फिर परचेज करेगा प्रोडक्ट को सर, बिल्कुल। अब हम देखेंगे हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल। सर ये मॉडल कब का है? सर ये है 1961 का मॉडल। दिया किसने था? सर स्टेना और एक और व्यक्ति। अब ये दोनों मिलके अवेयरनेस, नॉलेज, लिंकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड परचेज, 6 स्टेप्स मॉडल है ये सारी, 6 स्टेजेस मॉडल। अब इसको थोड़ा सा मैं ना आपको दूसरे तरीके से समझाऊं। वो तरीका क्या है सर? एक मिनट रुकिए। आप देखेंगे अवेयरनेस एंड नॉलेज is directly connected with cognition. Sir, linking preferences and conviction can be correlated with affective stage, and purchase can be correlated with sir behavioral stage. हाँ या ना? बिल्कुल सर ऐसा ही है। इसी तरीके से ये सारे मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी जा रही है, तो हम लोग इस क्लास को यहीं पे समेटते हैं। अगले दिन जो है मैं इन सारे मॉडल, और भी एक दो मॉडल हैं, इनको बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल का ईयर क्या है आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा सर, ये वाला, है ना। इससे क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन आते रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा सर। लेविज एंड स्टैनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप। और क्या है सर? तो एडा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, उसके स्टेप्स आपको याद रखना है, ईयर याद रखना है, और उसमें ये हमें ध्यान रखना होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेप्स से होके ऑडियंस को
परसुएड किया जा सकता है सर। हाँ, परसुएड मतलब कन्विंस किया जा सकता है उसको, बस यही मॉडल उन्होंने दिया था। किसने? सेंट एल्मो लुइस। बस आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे, लेविज स्टेनर के बारे में हमने बात कर लिया और बाकी की बातें हम कल करेंगे। आने वाले समय में एक गुड न्यूज़ और है कि आपको मीडिया रिसर्च की जो विमर एंड डोमिनिक का बुक है ना, उसको हम लोग पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज उस बुक का इसी चैनल पे, यूट्यूब पे हम लोग पूरा बुक कवर करेंगे, ठीक है। और वो बिफोर एग्जाम कवर करेंगे, ताकि आपको पेपर 1 में भी रिसर्च है और पेपर 2 में भी रिसर्च है, आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है सर। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। और उन्हीं लोगों को शेयर करिएगा जिनके काम आए। कुछ लोग ऐसे भी लोगों को वीडियो शेयर कर देते हैं आप कि जिनके काम नहीं है, तो वो फिर फायदा नहीं है। हम लोग उन्हीं को शेयर करें जिनके काम आए, है ना जी सर। मतलब क्या शेयर ना करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आप जरूर शेयर करिए, ठीक है। ठीक है सर, आज की क्लास को हम यहीं पे समेटते हैं, मिलेंगे फिर कल। और गाइज मैं आप जो 12 ये 12 क्लासेस के जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन करिए ताकि वहां पे अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? Kindly confirm me if am I audible? Okay. Good morning. So we will study today especially PYQs, right? Those PYQs which has already a important part of our study material, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। देन मैं ऑडिबल हूं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइज उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी पे क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। आपको पता था कि बहुत सारे एस्पायरेंट आप जैसे, मैं भी जब पढ़ता था तो इसको ढूंढता था कि कहीं से कोई कोर्स मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं था। भले देर से आए हम लोग, लेकिन पूरा फुल फ्लेज में हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कवर करेंगे। और इसके अलावा जो PYQ और यूनिट टेस्ट भी हम लोग अनअकैडमी पे करेंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन में आप ले सकते हैं इसको कोर्स। और जब भी आप कोर्स लें तो सत्यम एस जरूर आप इम्पोज करें वहां पे। जैसे सत्यम एस को कोड एज रेफरल आप इम्पोज करेंगे, 10% इमीडिएट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जितना भी कोर्स फी रहेगा, चाहे आप 3 मंथ्स का लें, चाहे आप 6 मंथ्स का लें, या फिर 2 या 1 मंथ का, जैसे भी लें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 3 मंथ्स का ले लें। अब तो समय बच गया है तो 2 भी ले सकते हैं, लेकिन इससे कम ना लिया करें, ठीक है। ये क्रैश कोर्स हमारे लिए एक अचीवमेंट कोर्स रहेगा। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मिशन JRF और नेट पे काम करेंगे। देखिए, आज जो कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। अनअकैडमी पे मेरे प्रोफाइल में आप जाएंगे, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसके एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। तो आप जाके वहां पे ज्वाइन करें और सारे जो क्लासेज हैं, प्रीवियस क्लासेज, उसको देख लिया करें। बहुत सारे क्लासेज हैं, अराउंड आप देखेंगे कि 75 जो क्लासेज है, 75 आवर्स की क्लासेज हैं गाइस। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके का जर्नलिज्म और जो मास कम्युनिकेशन है उसका मटेरियल मिलना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। तो 75 आवर्स की क्लासेज, जो स्पेशल क्लास, जो फ्री क्लास करना चाहते हैं, जो लोग किसी कारणवश अगर प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते तो वो देख सकते हैं, ठीक है गाइस, बिल्कुल। तो आज की जो PYQ की जर्नी है वो हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के लिए मैं समय दे देता हूं लगभग 30 सेकेंड, आप लोग पढ़िए अच्छे से और फिर कमेंट बॉक्स में इसके जो ऑप्शन आपको सही लगते हैं वो कमेंट करके बताइए। आई एम लुकिंग टुवर्ड्स योर आंसर गाइस।
ओके, वेरी गुड। काजल जी कह रही हैं कि सर ये तो ऑप्शन जो है ए होगा। ठीक है। हाँ, आज मेरा वीडियो जो है वो ऑफ है, थोड़ा जल्दीबाजी में वीडियो को सेट करने का ऑप्शन नहीं मिला। ठीक है, तो वेल डन श्वेता जी, शिल्पी मुखर्जी, नीतीश जी। स्लाइड आर नॉट क्लियरली विजिबल। वहाँ पे 3 डॉट्स होंगे ना, एडवांस वाले सेक्शन में जाके आप क्वालिटी हाई कर लीजिएगा तो शायद विजिबल हो जाएगा आपको। ठीक है, पद्मावती जी, वेल डन। तुषार, रजत जी, अपूर्वा, प्रियांशु, प्रणव, ज्योति, दीपक जी, वेल डन एवरीवन। हाँ, तो आंसर विल बी दिस वन। व्हाई दिस वन? दिस वन मीन्स 1। बोला है कि आपको आइडेंटिफाई करना है रिकमेंडेशंस को, जो कि फर्स्ट प्रेस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किए गए थे। तो सर फिर फर्स्ट प्रेस कमीशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट वाज मेनली फॉर्म्ड इन, कब सर? ये 1952 है ना सर? रिपोर्ट केम इन द ईयर, आप लोग बताएंगे सर? 19, यहाँ 5 के बाद क्या लिखूं मैं? बिल्कुल 1954, बहुत अच्छा। और इसके जो मेन चेयर इसको कर रहे थे, इस जो कमीशन को चेयर कर रहे थे, उनका नाम क्या था सर? वो भी बता दीजिए। सो दिस कमीशन वाज चेयर्ड बाय जस्टिस जे.एस. राजाध्यक्ष, है ना सर? प्लीज टेल हाउ वी कैन स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर नेट अक्टूबर 6। प्रियांशु जी, मैं आप लोगों के लिए आज ही एक स्ट्रेटेजी कोर्स लेके स्ट्रेटेजी क्लास लेके आने वाला हूँ यूट्यूब पे ही। तो वहां पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, मैं समय बता दूंगा, है ना? तो आज पहले अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये इसको देखते हैं। ठीक है, जस्टिस जे.एस. राजाध्यक्ष, ठीक है, इसको चेयर कर रहे थे। बात आती है कि रिकमेंडेशंस क्या क्या थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस था कि आरएनआई जो है ना, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हो, इसका गठन हो, और इसके अलावा भी और भी सारे रिकमेंडेशंस थे। और उसमें उन रिकमेंडेशंस में ये थे कि सर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। जो कंपनियां हैं उनको बाध्य किया जाए कि वो अपना अकाउंट मेंटेन करें, ताकि पता चल जाए कि पैसा कहां से आता है, कहीं टेबल के नीचे से पैसा तो नहीं आता, पत्रकारिता या फिर येलो जर्नलिज्म तो नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा और भी रिकमेंडेशंस में से थे प्राइस पेज शेड्यूल लागू करना, बहुत अच्छा, वेल डन काजल जी। और क्या थे सर? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी फॉर्म करना इसी का रिकमेंडेशन था। वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए पे निर्धारित करना, पैसा, उनकी सैलरी भी निर्धारित करना, ये भी इसी जो फर्स्ट प्रेशन कमीशन था इसी का रिकमेंडेशंस था। तो बहुत सारे रिकमेंडेशंस हुए। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं सर, कि ये जो फर्स्ट प्रेस कमीशन है ना, इट वाज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन, ब्रिटिश प्रेस कमीशन, है ना? समझ में आ रहा है सर? ब्रिटिश प्रेस कमीशन, जो कि 1949 में स्टैब्लिश किया गया था रॉयल कमीशन के तौर पे ब्रिटेन में, है ना? तो वहां से ये प्रभावित था। चलिए, तो दो चार चीजें हम लोगों ने जान गए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। ये क्वेश्चन और है, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर जो था ये 1 था, आप लोग देख लेंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं। लिखा है द कंसेप्ट ऑफ माइंडफुल जर्नलिज्म हैज ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम। इज इट विजिबल गाइज? काइंडली आंसर इट। वेल डन स्मारिका जी, एपी, श्वेता जी, रुचिरा, काजल जी, शिल्पी, नीतीश जी, ज्योति, वेल डन एवरीवन, दीपक, अपूर्वा जी, अदर्स। तो आंसर विल बी सर दिस वन। व्हाई दिस वन? दिस वन मतलब बुद्धिज्म। सर बुद्धिज्म की एक ग्रेट फिलॉसफी ये रही है कि जो भी आपको कहना है ना, पहले सोचिए, है ना? अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट।
देखिए हमने बहुत सारे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े हैं, थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़े हैं, है ना। जैसे आप शैनन वीवर को पढ़ते हैं, हेराल्ड लॉसवेल को पढ़ते हैं, इसके अलावा अनेक अनेक है, विल्बर श्राम एंड अदर्स। सर उनका जो जोर है ना, उनका जोर है मेनली परसुएशन पे, हाँ या ना, परसुएशन पे। ऐसा है क्या सर, बताइए। हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाएं कैसे, परसुएड करें, रेटरिक वे में उनको कन्विंस करें। लेकिन कुछ एशियन कम्युनिकेशन थियरीज ऐसे हैं जिसमें बुद्धिज्म भी एक है, दाओइज्म भी एक है, हिंदुइज्म की भी अपनी थियरी है। हिंदुइज्म की क्या है सर, हिंदुइज्म की थियरी कैसी है? आप लोगों ने देखा है पिछले दिनों जो हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वहां पे आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी, तो हम एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग, आप जिसको कहते हैं ना सोल के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे समझ जाते थे। अभी भी यही है अंडरस्टैंडिंग, हिंदुइज्म का एक बहुत ही मेन इसेंस है। उसी तरीके से बुद्धिज्म की जब हम बात करते हैं तो कुछ भी आपको बोलना है, यू शुड बी डायलॉजिक इन योर सेल्फ, आपको अपने आप से बात करना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन पे फोकस करता है। बिल्कुल सही है। कुछ कुछ नाम हम लोग जान सकते हैं क्या, हिंदुइज्म के बारे में थोड़ा सा और पता कर लेते हैं। सर साधारणीकरण थियरी आप लोग जानेंगे, है ना। इसी के अलावा जो है शेल्टन गुणारत्ने को भी समझेंगे, एशियन कम्युनिकेशन थियरी के मेन प्रोपाउंडर्स, जिनको कि हम डी वेस्टर्नाइजेशन थियरी का नाम भी दे सकते हैं, एशियन कम्युनिकेशन थियरी। सर एम आई अंडरस्टैंडेबल, हाँ या ना, एशियन कम्युनिकेशन थियरी। एम आई अंडरस्टैंडेबल, ओके। हाँ जी, साधारणीकरण वाज फ्रॉम, इट वाज आल्सो फ्रॉम, हाँ ठीक है। एशियन कम्युनिकेशन थियरी शेल्टन गुणारत्ने वाज फ्रॉम, कहाँ पे सर, ये थे श्रीलंका के, ठीक है सर, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो आंसर वाज बुद्धिज्म। और वाई बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का मतलब आप यूं देखें डायलॉजिक माइंडफुल जर्नलिज्म। अब ये माइंडफुल की जब हम बात करते हैं ना, एथिक्स थोड़ा सा लेके आते हैं यहाँ पे। कुछ मीडिया एथिक्स होते हैं, क्या होते हैं सर, मीडिया एथिक्स, हेलो कुछ एक नाम बताइए सर मीडिया एथिक्स के। सर डिओन्टोलॉजिकल थियरी, इसके अलावा वर्चुअस थियरी ऑफ अरिस्टोटल, है ना, अरस्तु की वर्चुअस थियरी, जेरेमी बेंथम की टेलीलॉजिकल थियरी, वेल्डन। वो सारी थियरी क्या कहती हैं, मीडिया एथिक्स की थियरी, कि आप जो है ना कोई भी काम करिए तो सच बोलिए, ऑब्जेक्टिव रहिए। गोल्डन मीन की बात हम लोग करते हैं, अरस्तु को जा, अरस्तु और प्लेटो का जो कंसेप्ट था, मेनली अरस्तु को पढ़ें, है ना। तो गोल्डन मीन में भी यही बात है कि हमें ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, हाँ या ना सर। एक बार यस टाइप करें या फिर नो। बिल्कुल सर, हमें ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव रहोगे कैसे आप, सोचना पड़ेगा ना हमें, और सोचने की दिशा बताने में बुद्धिज्म बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो आंसर विल बी दिस वन गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस थियरी को हम मीडिया अंडरस्टैंडिंग और मीडिया एथिक्स के तौर पे भी समझ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को करते हैं। इनिशियल स्टेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सर ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना। और इनिशियल स्टेज बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज में, अवस्था में, जब हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। वेल डन एवरीवन, बहुत अच्छा। एपी, स्मारिका जी, अपूर्वा जी, श्वेता, रुचिरा जी, नीतीश, काजल जी, ज्योति, शिल्पी, नीलेश एंड अदर्स, ठीक है गाइस। तो वी टेली, क्या कहते हैं इसको सर, फैटिक स्टेज, इंटीमेट स्टेज, पब्लिक स्टेज और पर्सनल स्टेज, ये क्या होते हैं। देखिए ये जो तीनों है ना,
ये तीनों, टू, एक मिनट मुझे थोड़ा सा इसका कलर चेंज करने दीजिए, ये जो टू है और थ्री और फोर, सर ये प्रॉक्सिमिटी की बात नहीं करता, हाँ या ना? प्रॉक्सिमिटी, सर हमारा कुछ डिस्टेंस होता है ना? जब भी हम बात कर रहे होते हैं किसी से भी, अपने आप को छोड़ के किसी दूसरे किसी तीसरे व्यक्ति से, तो दूरी का हम लोग दूरी को मेंटेन करते हैं। और वो दूरी जो है हमारे अपने रिश्तों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा रिश्ता जो है वो इंटीमेट है, जैसे मम्मी और एक जो सन है उसका रिश्ता, है ना? या स्पाउस का रिश्ता इंटीमेट हो सकता है, पर्सनल लेवल पे भी रिश्ते अपने हो सकते हैं फ्रेंड्स वगैरह से, पब्लिक लेवल पे भी रिश्ते हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें, और वही डिस्टेंस भी हम मेंटेन करते हैं। लेकिन जब फैटिक स्टेज की बात करते हैं ना गाइस, ये फैटिक स्टेज इज नथिंग देन से हेलो, हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग, ठीक ठाक हैं, क्या चल रहा है आजकल, सब कुछ ठीक है ना, बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं दे। सर फैटिक स्टेज में कुछ नया इंफॉर्मेशन नहीं होता है, कांटेक्ट बनाने के लिए हम ऐसे कुछ कहते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, हाँ या ना सर? बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रुचिरा जी, स्टार्टिंग करने के समय हम लोग फैटिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। अब ये फैटिक स्टेज गाइस, ये एक शब्द जो है ना, ये हम लोगों को देखने को मिलता है, आप जॉन फिस्के की बुक पढ़ेंगे, है ना? जॉन फिस्के की कौन सी, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्टडी, अभी आप पढ़ने मत बैठ जाइएगा, बस मैंने नाम जिक्र कर दिया है। तो वहां पे जो है आपको ये मिलेगा देखने के, जो रोमन जैकब्सन है ना, उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज के फंक्शंस बताए थे। उन लैंग्वेज के फंक्शंस में से ये फैटिक फंक्शन का उन्होंने जिक्र किया था, जहां पे उन्होंने बताया था कि भी ये फैटिक फंक्शन है जहां पे कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं होता, हम लोग सिंपली हेलो हाय या फिर जो पहले से ही एक दूसरे के बारे में जानते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, वही बातें कह रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, बस इतनी सी बात थी सर। आगे बढ़े? हाँ बिल्कुल, तो आंसर विल बी फैटिक फंक्शन। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इन कल्टीवेशन एनालिसिस, व्हेन वीवर आइडेंटिफाई द टेलीविजन कंटेंट विद देयर डेली कंटेंट, है ना, दिस फिनोमिना इज नोन एज, सर ध्यान रखना है, इसका आंसर करिए। वेल्डन स्मारिका जी, एपी, नीतीश जी, नीलेश जी, अपूर्वा, रुचिरा जी, काजल, शिल्पी एंड अदर्स। ठीक है, और लोग भी, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा इस बार आप लोगों के आंसर के लिए। ठीक है श्वेता जी, पद्मावती, वेल डन। तो सर बहुत सारे लोगों का डी डी आंसर आ रहा है, लेकिन आप लोग एक दूसरे से प्रभावित ना हो, जो जिनको लगता है वही बोले। सर रेडंडेंसी क्यों नहीं? सर ये कल्टीवेशन एनालिसिस का तो पहले पार्ट ही नहीं है रेडंडेंसी। कल्चरल क्यूज नहीं सर, नहीं। प्रॉक्सी बिल्कुल नहीं। ये होता क्या है थोड़ा सा चर्चा करेंगे, पहले इसको देखते हैं। रेजोनेंस का मतलब है कि जब हम टेलीविजन कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, टेलीविजन कंटेंट में क्या क्या शामिल है गाइज, कौन कौन से हमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं? जैसे वायलेंट कंटेंट हो सकता है ना, या फिर सॉफ्ट कंटेंट भी हो सकता है, जैसे एंटरटेनमेंट, कहते हैं ना फिल्में सिर्फ तीन चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट भी एक कंटेंट हो सकता है, मतलब उसका एसेंस हो सकता है। उसी तरीके से वायलेंस भी हो सकता है, लव भी हो सकता है, फेयरनेस भी हो सकता है। तो अगर हम मेनली ये जो कल्टीवेशन थ्योरी में जॉर्ज गार्डनर साहब यही कह रहे हैं कि क्योंकि हम टेलीविजन जो है, टेलीविजन पे ज़्यादा वायलेंस देखते हैं, और उसको सिमिलरली हमें बाहर भी देखने को मिलता है कि अरे हाँ, जो टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है वो तो बाहर भी हो रहा था, तो हमारा जो एक तरीके से 2+2 जो है वो 5 में या 6 में बदल जाता है, और इस तरीके से इसका इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है हमारे दिमाग में। मीन वर्ल्ड सिंड्रोम एक तरीके से घर कर जाता है कि जो जो आउटर वर्ल्ड है, जैसा कि टेलीविजन में दिखाया जा रहा है, उसी तरीके का है, और कहीं उससे भी मतलब ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो
जो वायलेंस क्रिएट करते हैं या फिर जो मर्डर या फिर जो और सारी जो ये अनएथिकल एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप आर यू अंडरस्टैंडिंग, हाँ या ना? रेजोनेंस इज डबल डोज, बिल्कुल सही बात है, डबल डोज दे देता है ये। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। सर इज इट विजिबल, इज इट विजिबल? ओके, वेल डन। तो सर आंसर करते हैं। लिखा है मीडिया ऑडियंस रिस्पॉन्ड सेलेक्टिवली टू द मीडिया, है ना? मीडिया ऑडियंस मीडिया को सेलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करती है ड्यू टू देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर डेली लाइफ। सर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, करते हैं ना? हाँ सर। तो सपोज करिए आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूं, आप कोई एक फिल्म देख रहे थे, है ना? इन दिनों फिल्में आई हैं, बहुत सारे फिल्मों के आप नाम ले सकते हैं। तो वो फिल्म देख रहे थे आप। कई बार क्या होता है कि उन फिल्मों के कंटेंट को देखते हुए, करेक्टर को देखते हुए हम लोग अपने आप को वहां पे खड़ा करके देखते हैं या फिर अपने सिचुएशन में उसको कोरिलेट करके देखते हैं। ऐसा होता है क्या? हाँ जी सर। सर ऐसा ज्यादातर होता है। शेरशाह, अपूर्वा जी वेल डन। मेरे दिमाग में भी यही बात थी, इसी फिल्म का नाम, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि लग रहा है कल ही तो परसों आई है, रिलीज हुई है, तो मैं लूं तो शायद आपने देखा नहीं होगा। ठीक है सर, वेल डन वंदना जी। हाँ, तो सर हम तो मास कम वाले हैं, हमें पता है कि हमें ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है हमारा, है ना? मतलब एग्जाम भी पहले दिन ही होगा, तो हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखते हैं। ठीक है सर। हाँ ठीक है। तो ये जो है सोशल डिस्कोर्स की बात करते हैं, सामाजिक संदर्भ, है ना? ये मीडिया ऑडियंस रिस्पॉन्ड जब करता है सिलेक्टिवली, और रिस्पॉन्ड करने का टेलीविजन को जाके आप कहोगे कि देखो मैं आपके बारे में ऐसा सोचता हूं, नहीं, है ना? हम लोग अपने दिमाग में ऐसे सोचते हैं, और हो सकता है दूसरे से हम चर्चा भी कर सकते हैं। तो अपना देयर ओन इंटरप्रिटेशन जब होता है तो वो हमारे डिस्कोर्स का पार्ट होता है। और वो डिस्कोर्स कैसा कैसा होता है? वो फैमिली का, फ्रेंड्स का, हमारी सोसाइटी का हो सकता है। ठीक है, तो आंसर विल बी दिस वन। और वाई दिस वन? ये हमने देखा सिलेक्टिवली जब हम मीडिया को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी रिएक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। बस ये इतनी सी बात है सर। सर आपकी साइड से वॉल्यूम इंक्रीज हो सकती है क्या? लो आ रही है, ऐसा है क्या? और भी लोग बता दें काजल जी को। मुझे लग रहा है कि मेरे एंड से तो ठीक है। एंड भी बिकॉज कम्युनिकेशन इज पावर, हाँ ठीक है। जहां हम भी, अगर हम आगाज भी करेंगे और अंजाम तक हम ही लेके जाएंगे। बिल्कुल। अभी ठीक है? ओके, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। ठीक है, अभी ठीक है। तो मुझे लग रहा है ठीक है अभी। काजल देख लीजिएगा आप एक बार। हाँ, तो सोशल डिस्कोर्स की हमने बात करी, आंसर विल बी दिस वन। सर क्रिटिकल थ्योरी आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। लिखा है क्रिटिकल थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन। सर क्रिटिकल थ्योरी मेनली सोशोलॉजिकल थ्योरी है, लेकिन मास कम्युनिकेशन के ऊपर इसको अप्लाई किया गया है। तो ये किस नेचर का है? क्या पॉलिटिकल नेचर का है? क्या इनसिग्निफिकेंट नेचर का है? या सिर्फ सिंबॉलिक है? या फिर आइकॉनिक नेचर का है? आंसर करिएगा। हाँ, बहुत अच्छा, आनंद। तो वेल्डन शिल्पी जी, एपी, स्मारिका जी, नीतीश, रुचिरा जी, पद्मावती, वंदना जी, नीलेश, काजल, श्वेता जी, प्रणव, अपूर्वा, पूजा एंड अदर्स। ठीक है गाइस। तो आंसर सर यही, वाई दिस? सर और भी कुछ हो सकता था क्या? और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हम क्यों मगजमारी करेंगे? जो ऑप्शन दिया गया है उसी को लेते हैं ना, है ना? तो थियरी जो है क्रिटिकल थियरी, वो फ्रैंकफर्ट स्कूल
अब कम्युनिकेशन इसका यूं कहें कि एक रिजल्ट है, और फिर यहीं से बहुत सारे और भी इसके सब थियरीज इवॉल्व हुए हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम जर्मनी से। ये पॉलिटिकल नेचर का इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि ये मेनली दो, मतलब एक दूसरे के दुश्मन कहें, शत्रु, है ना। शत्रु कौन कौन से सर? कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म, इनके ये दोनों पॉलिटिकल फिलॉसफी रहे हैं, हाँ या ना सर? कैपिटलिज्म भी पॉलिटिकल फिलॉसफी रहा है और मार्क्सिज्म भी। इन दोनों के ही बीच के झगड़ों को सुलझाते सुलझाते या फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते बहुत सारे लोगों की जिंदगी इसमें खप गई। उसमें से कौन कौन लोग थे सर? उसमें से हर्बर्ट मार्क, क्या नाम था उनका? हर्बर्ट मार्क्यूजे, थियोडोर अडर्नो, है ना, और जर्गन हबमास। ये क्रिटिकल थियरी वाज प्रोडक्ट ऑफ या फिर बेटा ऑफ, सन ऑफ, क्रिटिकल थियरी वाज सन ऑफ सर मार्क्सिज्म की, मार्क्स की थियरी। इसको मार्क्सिज्म की थियरी का एक मतलब कह सकते हैं कि वहां से ही पैदा हुआ है। जी सर। सर आपने ये क्लास बच्चों को जल्दी उठने के लिए शुरू की है ना? मेरी नींद एकदम खुल गई है। ओके, वेरी डन, वेल डन, ठीक है। ऐसा अगर सोच रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, वाकई मेरे दिमाग में भी यही था कि मैं भी उठ जाऊंगा सुबह सुबह और आप भी उठ जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है गाइस, तो ये क्रिटिकल थियरी वाज फ्रॉम मार्क्सिज्म और ये पॉलिटिकल नेचर का था। और ये कहता है कि कोई भी बात है पब्लिक स्फीयर में, उसको सोचना चाहिए हमें क्रिटिकली। जैसे एडवर्टीजमेंट है ना। एडवर्टीजमेंट को हम लोग ऐसे देखते हैं ना कि चलो भैया ये एक प्रोडक्ट की जानकारी है और इसमें लिखा है कि हाँ इस प्रोडक्ट की क्या खासियतें हैं, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, क्या प्राइस है। लेकिन एडवर्टीजमेंट देने के पीछे मकसद क्या है, पब्लिश करने के पीछे मकसद क्या है, और इसको पब्लिश कौन करता है ना। जैसे आपने देखा होगा, हम फिर से वो फूडिंग हैबिट पे आते हैं। तो क्या ऐसी अनेक फूडिंग हैबिट हमें एडवर्टीजमेंट के वजह से हमारी जिंदगी में शामिल नहीं हो गई है? बताइए सर। बर्गर, सर मोमोज, सर पिज्जा, कितना अच्छा होता हम दाल रोटी खा रहे होते, है ना। और दाल रोटी खाने से ही मेनली ताकत आती है सर। मोमोज पिज्जा बर्गर से क्या होता है कि नहीं? बताइए। बिल्कुल। तो ये इन एडवर्टीजमेंट को ये लोग कमोडिटी के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। कौन? क्रिटिकल थियरिस्ट। दीज आर कल्चरल कमोडिटी। और ये हमारे यहाँ ये जो मोमोज वाला फूडिंग कल्चर है, ये हमारे यहाँ का है क्या सर? बताइए सर। ये तो है ही नहीं हमारे यहाँ का। हमारे यहाँ क्या है? इडली सांभर डोसा, हाँ या ना सर? और क्या सर? गुजराती कुछ व्यंजन का नाम ले सकते हैं सर? लिट्टी चोखा बिहारी व्यंजन का नाम ले सकते हैं सर? सर दाल बाटी राजस्थानी व्यंजन का नाम ले सकते हैं सर? इसका क्या हुआ? इसका एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी कल्चरल जो एक डोमिनेंस था वो हमारा नहीं था। ढोकला, थेपला, ठीक है। बिल्कुल सर। सर दाल रोटी सबसे बेहतर, है ना। पोहा, उपमा, अच्छा वेल डन रुचिरा जी। भाकरी, हाँ। फेवरेट डिशेज में से है लिट्टी, है ना सर। बंगाली वाला कौन सा है? उपमा, ठीक है सर। अब ना सुबह सुबह हम लोग बहुत सारा नाम ले चुके हैं, आप लोग जाइए अपने घरों पे बनाइए। हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है सर जी। कल मिलेंगे सेम समय पे 7:30 पे। लेकिन अभी क्लास यहीं पे नहीं, शाम को 7 बजे 7 PM में भी हम लोग मिलेंगे अनअकैडमी पे, है ना। मैं लिंक जो है अपने प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से ले सकते हैं। लिस्ट ऑफ रेसिपी फॉर ब्रेकफास्ट, बिल्कुल ठीक है गाइज। तो आज की क्लास हमारे यहीं तक। लाइक आप लोग कर दीजिएगा, है ना। हम मिलते हैं कल इसी समय यूट्यूब पे, और शाम को मिलते हैं अनअकैडमी पे, ठीक है गाइज। चलिए।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।